अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हम प्रायोरिटी टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ को आप पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। न्यूरो डिजेनरेशन मीन्स दैट कि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होंगे दे विल बी डीजेनरेटेड, उनकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दैट कि न्यूरॉन्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ फंक्शंस, बहुत हेल्प करते हैं कि ट्रांसमिशन के थ्रू साइनेप्स हुआ होता है इनका, ठीक है। एक न्यूरॉन है, उसके अंदर सेल बॉडी है, उसके डेंड्राइट्स हैं, उसका एक्सॉन है और एक दूसरे के साथ साइनेप्स करते हैं और ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन, और हमारी बहुत ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं लाइक एस्ट्रोसाइट्स हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं। तो ये सब जो है नॉर्मल हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अल्जाइमर्स डिजीज़ में ये न्यूरॉन्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट्स को जब उनकी न्यूरॉन्स डीजेनरेट करना शुरू कर देती हैं। तो ये सिम्टम्स आपने देख लेने हैं, जस्ट रीड आउट कर लेते हैं हम इसको कि पेशेंट्स की जो है ना, जब न्यूरॉन्स की डीजेनरेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से उनका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन होगा, सोचने समझने की सलाहियत उनकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा उनको, उनके मूड एंड बिहेवियर ऑल्टर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि वो चुप हो जाएंगे, ठीक है, म्यूट हो जाएंगे, इमोबाइल हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे एंड पे जाके ना, और फिर उनको निमोनिया और दूसरे इन्फेक्शंस हो जाएंगे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन द ओल्डर अडल्ट्स, कि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है और भूलने की बीमारी ज़्यादातर बुढ़ापे में होती है ना, डिमेंशिया। अब डिमेंशिया की बहुत सी कॉजेज़ होती हैं, लेकिन इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है डिमेंशिया की, दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ बुढ़ापे में ओल्डर एडल्ट्स में होती है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है, ठीक है। फिर हम इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो हो जाती है जाके ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन। तो उसके लिए ये फिगर है आपके पास बुक में 23.24 फिगर है। इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाई हुई है कि एक प्रोटीन बन रही है, एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन बन रही होती है। अब इस प्रोटीन के बनने में जो है ना, क्या हो रहा होता है, 3 एंजाइम्स काम करने होते हैं। एक होता है अल्फ़ा सेक्रेटेज़, एक होता है गैमा सेक्रेटेज़ और एक होता है बीटा सेक्रेटेज़। अब इनकी लोकेशंस देखें, बीटा सेक्रेटेज़ ने कहाँ पे एक्ट करना है, उन्होंने एरो से बताया हुआ है यहाँ पे बीटा सेक्रेटेज़ एक्ट करता है ये एंजाइम। अल्फ़ा सेक्रेटेज़ जो है उसका एरो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये हेल्प करता है, काटता है इसको। और गैमा सेक्रेटेज़ का बताया हुआ है कि ये येलो और रेड के जंक्शन पे बताया हुआ है कि यहाँ पे ये एक्ट करता है, ठीक है। इनकी साइट्स बताई हुई है कि यहाँ पे ये एंजाइम्स जो है ना हेल्प करते हैं काटने में। अब ये देखें, जब हमारे पास डिजीज़ नहीं होगी तो नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि हमारे 2 एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, एक अल्फ़ा सेक्रेटेज़ होता है और एक गैमा सेक्रेटेज़ होता है। अल्फ़ा सेक्रेटेज़ उसको काटता है, ठीक है, और 2 पार्ट्स में अलग कर देता है, रेड वाले पार्ट को, ठीक है। और जो गैमा सेक्रेटेज़ होता है वो रेड और येलो को क्लीव कर देता है, काट देता है, ठीक है। उसकी वजह से एक नॉर्मल हमारे पास सॉल्युबल फ्रेगमेंट बनता है। सॉल्युबल फ्रेगमेंट मतलब ये सॉल्युबल है, इसने कोई जो है ना उल्टा काम नहीं करना, इसने जस्ट अपना नॉर्मल फंक्शन करना है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं दीज आर अल्फ़ा एंड गैमा, और ये नॉर्मली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्जाइमर्स डिजीज़ का पेशेंट हो तो उसमें क्या होता है, उसमें अल्फ़ा और गैमा वाले एंजाइम्स काम नहीं करते, इसमें 2 एंजाइम्स काम करते हैं, वो हैं बीटा एंड गैमा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गैमा तो उसी तरह काम कर रहा होता है लेकिन अल्फ़ा की जगह बीटा आ जाता है। अल्फ़ा की जगह जब बीटा आता है तो बीटा क्लेवेज जब होती है, बीटा क्लेवेज होती है तो क्या होता है कि बीटा वाले ने अब जो रॉड है रेड वाला उसको तो डिवाइड नहीं करना 2 पार्ट्स में, जो अल्फ़ा क्लेवेज वाले ने करना था। अल्फ़ा वाले एंजाइम ने, अल्फ़ा सेक्रेटेज़ ने, एंजाइम वाले ने क्या करना था कि इस रेड रॉड को 2 पीसेस में डिवाइड करना था, छोटा करना था, ठीक है। लेकिन अब जब ये बीटा क्लेवेज होगी, अल्फ़ा क्लेवेज नहीं होगी, तो ये रेड रॉड पूरा का पूरा निकल जाएगा और इस पूरे रेड रॉड को हम ए बीटा पेप्टाइड कहते हैं। अब ये ए बीटा पेप्टाइड क्या होता है अल्जाइमर्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, क्योंकि 2 एंजाइम्स ने जस्ट काम किया, बीटा और गैमा ने, अल्फ़ा वाले ने काम नहीं किया, तो ये ए बीटा मोनोमर बाहर निकलेगा। फिर ए बीटा मोनोमर्स मिल के जो हैं ओलिगोमर्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। और जब ये ओलिगोमर्स रिलीज़ होंगे ए बीटा वाले तो वो एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जमा होना शुरू हो जाएंगे और एमालॉइड फिब्रिल्स बना देंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, ए बीटा प्लेग्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लेग्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे जमा होते हैं, न्यूरॉन्स के बाहर। देखें न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ सिनैप्स कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान में ए बीटा प्लेग्स जमा हो गए हैं। आप खुद सोचें कि न्यूरॉन्स के दरमियान में इतने ज़्यादा ए बीटा प्लेग्स जमा हो गए हुए हैं तो उनके जो काम होगा, उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, फंक्शन है न्यूरॉन्स का, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें काम होता है ना, एक तो प्लेग्स बनते हैं, दूसरा इसमें टेंगल्स बनते हैं। अब हम वो स्टोरी देखते हैं कि ये टेंगल्स फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको जस्ट आपने स्टोरी की फॉर्म में याद रखना है कि प्लेग्स कैसे बने
कि वो जो अल्फ़ा सिक्रेटेज एंजाइम की जगह बीटा सिक्रेटेज ने आके ए बीटा प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया और वो न्यूरॉन्स के बाहर एक्स्ट्रा न्यूरल जो जगह है वहाँ पे जमा होना शुरू हो गया, उन्होंने न्यूरॉन्स के फंक्शन को ख़राब कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी एक ख़त्म हो गई। दूसरी स्टोरी ये होती है कि यहाँ पे टेंगल्स फॉर्मेशन होती है। अब हम वो दूसरी स्टोरी देखते हैं कि टेंगल्स फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने दिखाया हुआ है कि जब ए बीटा ओलिगोमर्स बनते हैं तो ये काइनेज की एक्टिवेशन कर देते हैं। काइनेज एक एंजाइम होता है जो फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप्स को ऐड करता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो क्या हो रहा होता है कि ये काइनेज की जब एक्टिवेशन करता है तो ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है टॉप प्रोटीन की। टॉप प्रोटीन क्या होती है, इसका नॉर्मल फंक्शन देखें आप। जो टॉप प्रोटीन होती है ना, ये देखें, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ी हुई होती है और हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पता है वो क्या होते हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं उनका नॉर्मल पार्ट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपको पता है इनके फंक्शंस का। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ टॉप प्रोटीन जो होती हैं ये जुड़ी हुई होती हैं और उनके फंक्शंस को मेनटेन करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन को मेनटेन कर रही होती हैं टॉप प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि ये जो टॉप प्रोटीन है इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाए, ठीक है, कि हमने जो है देखा कि ए बीटा ओलिगोमर्स ने क्या किया, काइनेज की एक्टिवेशन करवाई, काइनेज ने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन कर दी हमारी टॉप प्रोटीन की। अब टॉप प्रोटीन जो नॉर्मली माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस को मेंटेन कर रही थी, उसके साथ जुड़ी हुई थी, अब उसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई तो अब टॉप प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ने की बजाय अलहदा हो जाएगी, फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शंस भी ख़राब हो जाएगा, फंक्शन ख़राब हो जाएगा और माइक्रोट्यूब्यूल्स ख़राब हो गए तो हमारा सेल कैसे सही रहेगा, तो सेल भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जब टॉप प्रोटीन्स की एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ख़राब हो गए, सेल्स भी ख़राब हो गए, ठीक है, उसकी वजह से भी न्यूरॉन्स की डैमेज हुई, न्यूरोनल सेल्स की डैमेज हुआ। और दूसरा ये होता है कि जब टॉप प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से अलहदा होकर सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स अब सोचें अलहदा हो गए, टॉप प्रोटीन अलहदा हो गई, टॉप प्रोटीन ने अपने जुमकेटे बनाना शुरू कर दिए और माइक्रोट्यूब्यूल्स वैसे ही ख़राब हैं, उसने वैसे ही सेल के फंक्शंस को ख़राब कर दिया। टॉप प्रोटीन्स जब फॉस्फोराइलेट होकर जमा होना शुरू हो जाएगी उसके भी एग्रीगेट्स बन जाएंगे और वो टेंगल्स बना देंगे। ठीक है, टेंगल्स बना देंगे। तो ये दो फिनोमेना होंगे, एक तरफ से क्या बन रहा है, एमाइलॉइड प्लेक्स बन रहे हैं, ए बीटा प्लेक्स बन रहे हैं न्यूरॉन्स के बाहर, और दूसरे टॉप प्रोटीन्स जमा होती जा रही हैं। अब ये टॉप प्रोटीन्स जो फॉस्फोराइलेट होकर जमा हो रही हैं, अब आपने दोनों के साइड्स याद रखनी है कि जो ए बीटा प्लेक्स होती हैं वो न्यूरॉन्स के बाहर पड़ी हुई हैं, जैसे आपको नज़र आ रही हैं कि ए बीटा प्लेक्स आपके न्यूरॉन्स के बाहर हैं, एक्स्ट्रा न्यूरल है। लेकिन जो टॉप प्रोटीन्स हैं, टॉप के जो टेंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो जो गुच्छे बन रहे हैं, गुच्छा हम इसको कहते हैं, गुच्छे बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है ना, ये न्यूरॉन्स के सेल्स के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। जो एमाइलॉइड प्लेक्स हैं वो न्यूरॉन्स के बाहर हैं, एक्स्ट्रा न्यूरल हैं, और जो टॉप के जो टेंगल्स हैं टॉप प्रोटीन्स के, वो न्यूरॉन्स के अंदर हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर हैं, इंट्रा न्यूरल है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि ये न्यूरॉन्स के अंदर ही रहते हैं। जब वो न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो अल्टीमेटली जब न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये टॉप प्रोटीन्स बाहर निकल आते हैं, टेंगल्स बाहर निकल आते हैं। तो ये मतलब शुरू में वो अंदर ही होते हैं, नॉर्मल इनकी ये लोकेशन है। तो खुद सोचें कि जब ये सारे टेंगल्स प्लेक्स बन गए, न्यूरॉन्स के अंदर भी, न्यूरॉन्स के बाहर भी, अब न्यूरॉन्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, न्यूरॉन्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी पैथोजेनेसिस है इसकी। ठीक है, जो हमने इस फिगर से ही कवर कर लिया है। तो बुक से हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि ए बीटा के प्लेक्स बनते हैं, टॉप के टेंगल्स बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो फंडामेंटल एबनॉर्मेलिटी जो इसमें आती है वो दो प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होती है, एक ए बीटा के प्लेक्स हैं और टॉप के टेंगल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोनल डिसफंक्शन हो जाता है, न्यूरोनल डेथ हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्यों स्टार्ट होंगे, जब हमारी बॉडी देखेगी कि यहाँ पे कोई अजनबी लोग पड़े हुए हैं, अजनबी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एबनॉर्मल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो होगी। ठीक है, तो इस वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली हमारे न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं और न्यूरल डीजनरेशन के साथ साथ उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है और हमारे नर्व्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, सो टेंगल्स जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन टॉ। ठीक है, जो कि हमारे पास इंट्रा सेलुलरली बनती हैं और ये जब न्यूरोनल डेथ हो जाती है ये एक्स्ट्रा सेलुलरली भी आ जाती है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये है कि ए बीटा जनरेशन इज़ अ क्रिटिकल इनिशिएटिंग इवेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। के ए बीटा जब भी बनना शुरू हो जाएंगे तो टॉप प्रोटीन्स खुद ही बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ए बीटा ने ही काइनेज की एक्टिवेशन करवानी है और फर्दर डीजनरेशन करनी है। तो की पॉइंट क्या है कि ए बीटा सबसे पहले बनेंगे तो फिर ही अल्जाइमर्स डिजीज़ की प्रोग्रेशन होगी। ज़रूरी है कि ए बीटा जनरेशन हो अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए। ए बीटा की अगर जीन की म्यूटेशन आती है तो अल्जाइमर्स डिजीज़ लाजमी होनी होती है, लेकिन अगर टॉप प्रोटीन की डीजनरेशन, टॉप प्रोटीन्स की टेंगल्स बनते हैं तो वो ज़्यादातर जो है ना फ्रंटो टेम्पोरल लोबुलर डीजनरेशन करती हैं। ठीक है, फ्रंटो टेम्पोरल जो लोब्स होते हैं ना, फ्रंटो टेम्पोरल लोब्स, उनकी डीजनरेशन में जिसका हेल्प होता है। अगर देखें पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी टॉप प्रोटीन की म्यूटेशंस होती हैं तो उनके अंदर फ्रंटो
जो होता है ना फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स, उनकी डिजेनरेशन होती है। सिंपल ये बात लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने बताया कि पैथोजेनेसिस में ए बीटा का रोल क्या है। तो ए बीटा आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम क्या होता है, कि ये जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है ना, एमालॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, वहाँ से ये बनते हैं। ये मैंने सारा फिनोमेना आपको बता दिया कि किस तरह से 2 एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं और ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर इसकी जो जीन होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्रोमोसोम 21 पे होती है। और जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं वो भी तो देखें, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी ट्राइसोमी 21 आती है ना। तो अब ये APP जीन की भी 21 क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन होती है। तो अब जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज़ हो। इट्स की पॉइंट, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा था कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बुढ़ापे में जाके उनको अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाए, ठीक है, बिकॉज सेम क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 21। फिर उन्होंने बताया हुआ कि जो लिगोमर्स बनते हैं, बीटा ओलिगोमर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस होते हैं उनको कम कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और अल्टीमेटली पेशेंट को जो है वो याद करने में बीमारी होती है, मतलब या भूलने की बीमारी हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं। देन रोल ऑफ टॉ उन्होंने बताया हुआ कि टॉ जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन क्या होता है काइनेसिस की एक्टिवेशन की वजह से इनकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन हो जाती है, और उल्टी उसकी वजह से क्या होता है कि वह माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ नहीं जुड़ पाते और अलहदा हो जाते हैं, और फिर उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है सेल के अंदर, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फिर क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं न्यूरॉन्स के लिए। और फिर उन्होंने बताया हुआ है कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर ज़्यादातर जो है वो ApoE जीन होती है, उसकी जो अलील होती है E4, उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं। इन्फ्लेमेशन का क्या रोल है, कि मैंने आपको बताया कि जब ये डिपॉजिट्स हमारी बॉडी देखती है कि टेंगल्स और प्लेग्स पड़े हुए हैं, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है, जिसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया आते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी चीज़ देखेंगे कि जब भी हमें जो है A बीटा टेंगल्स मिले, A बीटा प्लेग्स बनेंगे या टेंगल्स मिलेंगे, तो उसके इर्द गिर्द क्या हुआ होता है कि एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया आ जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया क्या है, माइक्रोग्लाया हमारे मैक्रोफेजेस है, सिंपल मैक्रोफेजेस है जो हमारी पूरी बॉडी में पड़े होते हैं। अब यही मैक्रोफेजेस अगर CNS के अंदर हो तो उसका हम स्पेसिफिक नाम माइक्रोग्लाया रख देते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो हमें यही मिलेगा कि इन्फ्लेमेशन में इनका रोल होता है कि वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि बेसिस फॉर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है कि इनकी वजह से पेशेंट को जो है वो कॉग्निशन के प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UQ है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपने ग्रॉस लिखना है। ग्रॉस में आपने ये लिखना होता है सबसे पहले कि देखें क्या होता है ग्रॉस में, जब आप देखते हैं ना कॉर्टेक्स को, तो उसकी एट्रोफी हुई होती है, कॉर्टेक्स की एट्रोफी हुई होती है, जैसे आप उसमें नज़र आ रहा है कॉर्टेक्स पूरी तरह एट्रोफी हो गया हुआ है, ठीक है। तो कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, उसके जो सल्कस होते हैं, सेरिब्रल सल्काए होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी लार्जमेंट हो जाती है। खुद सोचें कि जो कॉर्टेक्स है वो एट्रोफी हो गया हुआ है, तो दरमियान में जो स्पेसेस होंगी वो लार्ज हो जाएंगी, तो वेंट्रिकल्स और सल्काए जो होंगे वो लार्ज हो जाएंगे। दूसरा जो माइक्रोस्कोपिक में आप देखते हैं वो आप 2 तरह की चीज़ें देखते हैं, वही के न्यूराइटिक प्लेग्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम न्यूराइटिक प्लेग्स की बात करते हैं। तो न्यूराइटिक प्लेग्स क्या होते हैं, न्यूराइटिक प्लेग्स जो होते हैं ये सेरिब्रल ये जो है ना हमें नज़र आते हैं। न्यूराइटिक प्लेग्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया A बीटा जो होते हैं ना, A बीटा उनके एग्रीगेट्स होते हैं, जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है उसके एग्रीगेट्स होते हैं। तो न्यूराइटिक प्लेग्स आपको नज़र आते हैं माइक्रोस्कोपिकली, जब आप देखते हैं तो स्फेरिकल कलेक्शंस मिलते हैं। दरमियान में जो है वो A बीटा प्लेग्स की जो है वो कोर होता है, और उसके इर्द गिर्द क्या हुआ होता है माइक्रोग्लायल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स जमा हुए होते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, ये ब्लैक सा आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसमें दरअसल क्या होता है कि दरमियान वाला जो कोर होता है ना, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है A बीटा के प्लेग्स पड़े होते हैं, ठीक है। कोर किसका बना होता है, A बीटा, वो जो प्लेग्स हमने बनाए थे ना पैथोजेनेसिस में, वो सारे दरमियान में जमा हुए होते हैं, और इर्द गिर्द सारे एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया ने उनको मतलब वो देख रहे होते हैं साइड से बैठ के, तो ऐसे वो उनके इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं। तो ये हमें जो है ना माइक्रोस्कोपिकली नज़र आता है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि डिफ्यूज़ प्लेग्स क्या होते हैं। डिफ्यूज़ प्लेग्स कोई मुश्किल टर्म नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि इसमें जो है ना वो जो इर्द गिर्द एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं वो नहीं होते, बाकी सारा सेम है कि दरमियान में सारे A बीटा प्लेग्स जमा हुए होंगे, ठीक है। उसको डिफ्यूज़ प्लेग्स कहते हैं। फिर न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स बताए हुए इन्होंने कि ये टेंगल्स क्या होते हैं। टेंगल्स मैंने आपको बता दिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें माइक्रोस्कोपिकली नज़र आती है वो ये कि हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉप प्रोटीन होती है, ठीक है। और वो हमें ना साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर ये नज़र आते हैं टेंगल्स, ठीक है। अब इन टेंगल्स ने क्या किया होता है कि सारी जो सेल की स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई की होती है, और न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड पे घुसाया होता है। पेरिफ्री पे न्यूक्लियस क्या होता है, और खुद ये वहाँ पे जमा होते हैं। तो आपने इसमें यही लिखना है कि न्यूरोफिब्रिली टेंगल्स कंटेन्स द हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉप प्रोटीन विच डिस्प्लेसेस द न्यूक्लियस टू द पेरिफ्री, ये यहाँ पे लिखना होता है।
थर्ड चीज़ जो आपको नज़र आती है जो बुक पे नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ एमोलॉइड एंजियोपैथी। ये क्या होती है कि हिपोकैम्पस के अंदर जब आपको इओसिनोफिलिक बॉडीज़ मिलेंगी ना, हिपोकैम्पस सेल के अंदर जब आपको इओसिनोफिलिक बॉडीज़ मिलेंगी तो उसको आप कहेंगे एमोलॉइड एंजियोपैथी, ठीक है। और अगर आपको जो है ना हिपोकैम्पस सेल्स में साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स मिले, ठीक है, अगर तो हिपोकैम्पस के अंदर इओसिनोफिलिक बॉडीज़ हैं तो फिर आप उसको कहते हैं एमोलॉइड एंजियोपैथी। और अगर हिपोकैम्पस सेल्स में आपको साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में जगह जगह वैक्यूल्स बने हुए हैं, तो उसको आप कहते हैं ग्रैन्युलो वैक्यूलर डिजेनरेशन। तो बहुत ही आसान इसकी मॉर्फोलॉजी है कि सबसे पहले ग्रॉस में हमने देखा तो हमारे क्या हुआ, कॉर्टिकल एट्रोफी हुई हुई है, ठीक है, और सल्काई जो होते हैं वो वाइडन हो गए हुए हैं, ठीक है, और क्या हुआ है कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो इलाज कर गए हैं। और माइक्रोस्कोपिकली आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं, प्लेग्स देखने होते हैं, टैंगल्स देखने होते हैं। प्लेग्स आपने बताना होता है कि सेंटर में ए बीटा कोर होता है और इर्द गिर्द एस्ट्रोसाइट्स माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। और दूसरा आपने बताना होता है कि जो है ना टैंगल्स क्या होते हैं। टैंगल्स आपने बताना होता है कि पूरी सेल के अंदर जो है ना टैंगल्स जमा हुए होते हैं, ये जो टॉप प्रोटीन के हाइपरफॉस्फोरिलेटेड, और न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश किया होता है। तीसरी चीज़ आपने बतानी होती है कि हिपोकैम्पस में अगर आपको यूसिनोफिलिक बॉडीज़ मिल रहे हैं तो एमोलॉइड एंजियोपैथी आप उसको कहते हैं। और अगर आपको हिपोकैम्पस सेल्स में साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स मिल रहे हैं तो उसको आप कहते हो ग्रैन्युलो वैक्यूलर डिजेनरेशन। सिंपल इज दैट, ठीक है। ये दिस वाज ऑल अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज़।